चलो भाई, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। और जैसा आप टॉपिक देख पा रहे हो, आज का हमारे टॉपिक का डिस्कशन है, दैट इज क्लाइमेट इन इंडिया। और क्लाइमेट पढ़ना क्यों जरूरी है, स्पेशली इंडिया का क्लाइमेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप थोड़ी बहुत बेसिक समझ जाते हो ना कि क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, या फिर कैसे फंक्शन करता है ये क्लाइमेट, तो जो आप रेगुलर वे में देखते हो ना कि कैसे जनवरी में ठंडी आ गई, या जनवरी में बारिश हो रही है, या फरवरी में कैसा सीजन चल रहा है, तो मौसम कैसे बदल रहे हैं, तो पूरा इस बात को अंडरस्टैंड करना बस एक ही फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप इंडिया के क्लाइमेट को सही से समझ पाते हो। और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, चाहे आप बड़े एग्जाम्स प्रिपेयर करें यूपीएससी लेवल के, या छोटे लेवल के एग्जाम एसएससी सीजीएल वगैरह भी अगर आप प्रिपेयर करते हो, या फिर उससे भी नीचे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अगर बेसिक क्लाइमेट को समझ जाते हो इंडिया को, तो इंडिया के वेजिटेशन को समझना काफी हद तक आसान हो जाएगा। और एक बार अगर वेजिटेशन और क्लाइमेट दोनों कॉन्सेप्ट साथ में दिमाग में बैठ गए आपके, तो इससे आसान बात कोई भी नहीं होगी आपके लाइफ में, क्योंकि ज्योग्राफी के सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की लिस्ट में अगर कोई टॉपिक है तो वो होता है क्लाइमेट। और इंडियन क्लाइमेट और भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये क्लाइमेट अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट होता रहता है। तो बातें सब देखते हैं कि क्या है इंडिया का क्लाइमेट। तो पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, तो पहली चीज ये समझो ध्यान से, समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। अधिकतर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, वातावरण और मौसम जैसे शब्दों में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। तो क्लाइमेट जो है ये एक लॉन्ग फिनोमिना होता है। लॉन्ग फिनोमिना का मतलब ऐसा अचानक नहीं होता कि रात को, सपोज करो आप रात को सो रहे हैं, सुबह उठे आप 6 बजे, आपने क्या देखा गेट खोल के कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अब उसके बाद आधे घंटे बाद देख लो बारिश बंद हो गई। तो बारिश जो है एक तरीके से वेदरिक फिनोमिना है, वेदर फिनोमिना है ना। लेकिन क्या आप देखते हो कि ठंड एक ही दिन में गायब हो जाएगी? नहीं, ठंड आती है, टाइम लगाती है, 2-3 महीने स्टे करती है, रुकती है, फिर धीरे धीरे खत्म होती है, फिर सीजन चेंज होता है, फिर दोबारा एक नया सीजन आता है, वो भी धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे जाता है। इसका मतलब जो क्लाइमेट और वेदर है, बेसिक डिफरेंसेस में समझना है आपको कि क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, बट वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, कुछ समय के लिए एग्जिस्टेंस में रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद एक चीज आपको समझनी है कि किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड करेंगे। जैसे मैं वेदर की बात नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूं, तो आप ये रेगुलर जो बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं प्योरली वेदर फिनोमिना की बात कर रहा हूं, तो सॉरी क्लाइमेट की बात कर रहा हूं, तो आप क्लाइमेट वर्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब ध्यान दो, क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत फैक्टर के पीछे। कई सारे फैक्टर मिलकर किसी पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। अब वो फैक्टर कौन कौन से, पहले इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है जी, तो देखो, अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें सबसे पहले, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड करने का, वो होता है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड का मतलब क्या है, एक एक बात को ढंग से समझते हैं। देखो, ये अगर अपना अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्यारा अर्थ, और इस अर्थ में 0 डिग्री आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ये यहां पे 30 डिग्री होता है, इसके ऊपर 60 डिग्री होता है, इसके ऊपर 90 होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम इस पे एक डिटेल वीडियो फिर बना लेंगे। ये है आपका 90, तो आप बात समझिए, तो ये हो गया 90, ये 60, ये 30, फिर 30, फिर 60 और 90। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरे यहां पे लाइनें हैं, ये हुई आपकी लैटिट्यूड्स। क्या है ये? लैटिट्यूड। और आप एक बात और समझिए, अगर कोई आपसे पूछे कि सूरज की रोशनी सबसे अधिक कहां पड़ती है, तो एक आपका आंसर आता है कि सूरज की सबसे अधिक रोशनी पड़ती है इन लोकेशंस पे। और जैसे जैसे कोई इंसान बच्चों धीरे धीरे, मतलब इस 0 से 30 की तरफ जाएगा, 30 से लेके वो 60 की तरफ जाएगा, और 60 से 90 की तरफ जाएगा, तो जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते रहते हो दुनिया में, वैसे वैसे क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है, गिरने लगता है। आम भाषा में कोई इंसान पोल पे खड़ा है और कोई इंसान अगर इक्वेटर पे खड़ा है, तो अधिक तापमान इक्वेटर पे होगा, टेम्परेचर विल बी हाई एट इक्वेटर, लो एट द पोल्स। कम कहां पे होगा? पोल्स पे होगा। क्यों? क्योंकि जो पोलर रीजन है और जो इक्वेटोरियल रीजन है, इन दोनों के लैटिट्यूड्स में क्या है? डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन है। और अगर दो लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंशिएशन है, तो इस लैटिट्यूड पे अगर आप खड़े हो और इस लैटिट्यूड पे अगर मैं खड़ा हूं, तो आपको पता है कि आप ज्यादा वार्म प्लेस पे होंगे, गर्म जगह पे होंगे, और मैं उसके कंपैरिजन पे कोल्ड जगह पे होऊंगा। क्योंकि नॉर्मल ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, 0 से 90 की तरफ बढ़ना शुरू करते हो अगर धीरे धीरे, तो टेम्परेचर क्या होने लगता है? गिरने लगता है। अब ये जो टेम्परेचर गिरने लगता है, इसी को हम ये नहीं कह सकते बच्चों कि अगर कोई लैटिट्यूड, बेसिकली जो लैटिट्यूड पर्टिकुलरली है
वो लैटिट्यूड क्या करेगा, डिसाइड करेगा किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के क्लाइमेट को। इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, उनके पीछे का सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लैटिट्यूड, क्योंकि तीनों ही जो हैं ये अलग अलग लैटिट्यूड्स पे हैं। अगर तीनों अलग अलग लैटिट्यूड्स पे हैं तो इसका मतलब इनके यहाँ पे टेम्परेचर क्या होंगे, वेरी करेंगे। बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात चलते हैं, हम इंडिया को पढ़ रहे हैं तो इंडिया में ये चीज कैसे फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल बनती है, पहले समझते हैं इसको। अब हमने एक ज्योग्राफी के अंदर एक बात और पढ़ी है, ठीक है, वो बात ये है कि अगर ढंग से आपने ज्योग्राफी को देखा है तो एक आता है अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हाँ जी भाई, इंडिया से कौन सी लाइन गुजरती है भाई, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ना, यस, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या हो गया, यहां पे सपोज करो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहां पे मान के चलो कि 0 डिग्री होगा और यहां पे क्या होगा आपका 30 डिग्री, या फिर यहां पे कैप्रिकॉन होगा। बात सिंपल समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, इंडिया से कौन सी लाइन गुजरती है, इंडिया से गुजर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम का जो लैटिट्यूड है ये यहां से अगर गुजर रहा है तो आपने ज्योग्राफी के अंदर एक बात और पढ़नी है, और अगर नहीं पढ़ी तो यहां समझो, इस बात को समझो ध्यान से, क्या कह रहा हूं कि सूरज जो है सन एक जगह पे स्थिर है, लेकिन पृथ्वी रोटेट करती है, पृथ्वी रेवोल्यूशन भी करती है। जब पृथ्वी सूरज चक्कर लगाती है इस तरीके से तो सूरज की जो रोशनी है पृथ्वी पे अलग अलग एंगल्स पे पड़ती है। तो कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी जो होती है बच्चों वो पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। अब अगर सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है जिस सीजन में, या जिस समय सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, आप मानो ना या मानो, उस समय अधिकतर जो गर्मी होगी कहां पड़ेगी भाई, अगर सूरज से ही गर्मी आ रही है तो अगर सूरज उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है और इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है तो सूरज की अधिकतर रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज अधिकतर क्या गर्म करेगा, इंडिया को गर्म करेगा। ठीक, और अगर ये इंडिया को गर्म कर रहा है तो किस समय कर रहा है, गर्मियों में करेगा, क्योंकि गर्मी कब आती है, जून जुलाई, मई जून जुलाई। तो इसका मतलब मई जून और जुलाई का जो महीने होते हैं उसमें सूरज की रोशनी जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है। अगर सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ रही है मतलब क्या हो रहा है, इंडिया गर्म हो रहा है। बात समझ आ गई। दूसरी चीज क्या समझनी है आपको, हमारे यहां ठंड भी हो रही है। ठंड तब होती है जैसे मैंने क्या कहा, कुछ समय के लिए सूरज कहां होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, और कुछ समय के लिए यही सूरज मूव करके कहां जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ जाता है। जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ेगी बच्चों, तो उस समय आपको एक बात और भी तो समझ आ गई कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है, जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी तो इसका मतलब अब इंडिया पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ रहा। अब अगर इंडिया पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ रही तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब इंडिया में क्या होगा, ठंड का मौसम होगा। और अगर इंडिया में ठंड का मौसम होगा तो इसका मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली इंडिया पे नहीं पड़ रही, जो कि होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों के आसपास। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब जिस लैटिट्यूड पे इंडिया है और उस लैटिट्यूड पे कितनी सूरज की रोशनी कब पड़ती है कब नहीं पड़ती, ये डिसाइड करेगा इंडिया क्लाइमेट। ये फैक्टर समझ आ गया आपको, हाँ या ना, याद रखें, क्योंकि इसी से जोड़ते हुए मैं अगली बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आगे चलते हैं। तो भाई लैटिट्यूड समझ आ गया आपको। लैटिट्यूड के बाद हमारे यहां पे अब आप क्या समझेंगे, आपको यह पता है ना कि हमारे यहां पे हिमालयस भी है और हमारे यहां पास में आसपास पानी भी है और जमीनें भी हैं। इसको भी समझो किस तरीके से, इस फैक्टर के लिए मैं यहां से कनेक्शन बनाऊंगा। आप एक इंडिया का नक्शा देखो तो इंडिया के नक्शे के अंदर आपको एक बात समझ आएगी कि इन रीजन्स में हिमालयस है, हाँ या ना, इन रीजन्स में क्या मिलेंगे आपको, हिमालयस है। और हिमालयस दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक क्या मतलब, ये है ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इस रीजन में अगर हिमालयस है, इफ इन दिस रीजन वी हैव द हिमालयस, इट मींस, एक बात समझनी है, अब अगर यहां से कोई हवा इंडिया के अंदर आना चाहेगी, ध्यान समझो बेटा, अगर यहां से कोई हवा इंडिया के अंदर इंटरवीन करना चाहेगी, क्या वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, ध्यान समझो। जब भी हवाएं चलती हैं और रास्ते में कोई माउंटेन आ जाता है, तो हवाएं अगर चल रही हैं और सामने कोई माउंटेन होता है तो माउंटेन को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी अगर बहुत स्ट्रांग होती है तो वो क्रॉस कर लेंगी। अदरवाइज वो हवाएं अधिकतर क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, मतलब पीछे मुड़ सकती हैं, ऊपर नहीं जाएंगी। तो जो रशिया से सर्बिया के क्षेत्रों से ठंडी हवाएं आने की कोशिश करती हैं इंडिया के अंदर, उन हवाओं को ब्लॉक करने का काम कौन कर देता है, हिमालय कर देगा। और जब यह ब्लॉक कर देगा तो इसका मतलब पर्टिकुलरली इस रीजन के जो होगा क्लाइमेट होगा उसको भी ये फैक्ट रिस्पॉन्स करेगा। उसके साथ साथ आपको यह बात भी पता है कि हमारे इंडिया के पास तीन तरफ से समुद्र है,
तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। अब अगर इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान समझना, अगर इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये आसपास का पानी का वातावरण है वो भी इंडिया को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, वो भी क्या करेगा, इंडिया पे प्रभाव डालेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझना, अगर मेरे पास, ध्यान समझो, ध्यान दो इधर ध्यान, अगर मेरे पास सूरज है और मैं दो चीजें आपके सामने बना रहा हूं, एक चीज ये है जिसको हम कह सकते हैं लैंड, मतलब ये जमीन है, और उसके बगल में मैंने यहां पे रख दिया ये वाटर, क्या रख दिया, वाटर, पानी। अब एक छोटी सी बात अगर आपसे पूछूं मैं, तो आपको यह बताना है कि अगर सूरज की रोशनी इन दोनों में पड़ रही है, मतलब इंडिया पे भी पड़ रही है और पानी में पड़ रही है, जल्दी गर्म क्या होगा, जल्दी गर्म क्या होगा। तो ज्योग्राफी की प्रॉपर्टीज ये बताती हैं ज्योग्राफी में कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा, जो जमीन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, लेकिन जो पानी है उसे गर्म होने में टाइम लगेगा। ठीक, ये बात समझ आ गई। और जितनी जल्दी जमीन गर्म होती है उतनी जल्दी ही जमीन अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है, उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो जमीन जल्दी गर्म होगी और जल्दी कूल डाउन होगी, वहीं जो पानी है वो देर में गर्म होगा और देर में कूल होगा। ये बात समझ आ गई क्या कह रहा हूं, जमीन जल्दी गर्म होगी, पानी देर में गर्म होगा, जमीन जल्दी ठंडी होगी और पानी देर में ठंडा होगा। ये दोनों लैंड और जो सी जो है उनके बीच का रिलेशन बता रहा हूं मैं। अब एक बात समझो, आप खड़े हो, ये तमिलनाडु के कोस्ट पे खड़े हो, ध्यान समझना, ये तमिलनाडु कोस्ट पे खड़े हो, इमेजिन करो कि आप तमिलनाडु कोस्ट पे खड़े हो, आप तमिलनाडु पे खड़े हो। अब आप तमिलनाडु के आसपास देखते हो कि यहां पे आपको दिख रहा है पूरा बे ऑफ बंगाल, क्या दिख रहा है, बंगाल की खाड़ी। तो इमेजिन करें ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु के सामने आप देख पा रहे हैं कि यहां बे ऑफ बंगाल है। अब आप एकदम खड़े हैं एक तरीके से मजे करें जिंदगी के, सामने से हवाएं आ रही हैं ठंडी ठंडी। अब आप सोचो कि हवाएं क्यों आ रही हैं, हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ क्यों आ रही हैं। उसके लिए एक फैक्टर देखो, सूरज की रोशनी पड़ी, सूरज की रोशनी किससे पड़ी, जमीन पे पड़ी, तमिलनाडु जमीन है, तो जमीन जल्दी गर्म होगा देर में गर्म होगा, सर जमीन जल्दी गर्म होगा, जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा। जब जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा तो जमीन के आसपास की जो हवाएं होंगी वो भी कैसी हो जाएंगी, वार्म हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। ये हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करेंगी, ये हवाएं धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करेंगी। जब ये हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो यहां क्या बन जाएगा, एक लो प्रेशर। और ज्योग्राफी में मैं बार बार कहता हूं कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। उस रीजन में इसका मतलब क्या हुआ कि इस लो प्रेशर की वजह से यहां की हवाएं ऊपर चली गई। अब जो पानी है यहां पे, यहां होगा हाई प्रेशर और यहां से कुछ हवाएं इसकी तरफ आना शुरू करेंगी। सर यहां हाई प्रेशर क्यों आया, देखो यहां पे हाई प्रेशर इसलिए आया क्योंकि पानी देर में गर्म होगा, जब पानी जब तक गर्म होगा तब तक वो ठंडा माना जाएगा, और वहां के आसपास की जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी। बात समझ आ रही है। और ठंडी हवाएं भारी होती हैं, भारी मतलब हाई प्रेशर, और यहां की हवाएं हल्की हो जाके ऊपर उठ जाएंगी, हल्की मतलब लो प्रेशर। तो यहां पे लो, यहां पे हाई, और हाई से लो की तरफ हवाएं चलेंगी और आप तमिलनाडु पे खड़े हो, बे ऑफ बंगाल से ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। अब जो हवाएं आएंगी क्या अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी। ये हवाएं जब अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी तो बारिश भी तो कर सकती हैं। बात समझ रहे हो ना, कि जब पानी भाप बन के हवा बादलों में है, जमीन पे हवाओं की तरफ से आ रहा है, तो भाई बारिश भी तो करेगा वो तमिलनाडु पे, केरला पे, कर्नाटका में। यही चीज आपको समझनी है कि लैटिट्यूड, हिमालय और हमारे आसपास जो पानी है ये इंडिया के क्लाइमेट को डिसाइड करने का सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। ये बात समझ आ गई। अगर ये बात समझ आ गई है तो आप इंटरेस्टिंगली आप समझ लो कि आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को समझ सकते हैं कि ये वाली बात। अब उसके बाद जो ये मैंने बताया डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड, ये तो आप बात समझ जाओगे, काफी अलग बात है। ऑल्टीट्यूड, एक और पॉइंट समझ लीजिएगा, ऑल्टीट्यूड। और ऑल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई, ठीक है। और ऊंचाई का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर उठते रहते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। बात समझ नहीं आई, अब ढंग से समझो। मानो कि यहां पे आप खड़े हो और आप खड़े हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किसके साथ खड़े हो भाई, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े हो। अब आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं। अब अचानक आप क्या महसूस करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा ऊपर देखो, आपने कहा सितारे, उन्होंने कहा तोड़ के लाने हैं, तो आपने सितारों को तोड़ने की बात करी। अब आप सोचो क्या सितारे तुरंत ही मिल जाएंगे आपको, आप उछले और सितारा तोड़ दिया आपने, नहीं ना। स्टार्स कहां पे भाई, स्टार तो यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है। अब आप क्या, आप अब ज्योग्राफी को आप समझ गए हो, और ज्योग्राफी समझने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के सामने आप शो ऑफ करना चाह रहे हो, और शो ऑफ करने के लिए आपने क्या बोला कि देखो हम अभी खड़े हैं पृथ्वी की जमीन पे, पृथ्वी पे खड़े हैं, और पृथ्वी से उस सितारे तक पहुंचने के लिए हमें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की 5 परतों से जाना पड़ेगा। और ये 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। बात समझ रहे हैं। इन 5 लेयर क्रॉस करने के बाद
आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने की बात कर रहे हो। और एक बात याद रखेंगे कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे अपना, धीरे 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 ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गिरने लगेगा। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ खड़े हैं जमीन पे और जमीन पे टेम्परेचर है 40, लेकिन आप दोनों के वजह से टेम्परेचर है 50, तो जैसे से आप ट्रोपोस्फेयर में जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होते 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 पहुंच जाएगा अप्रोक्स 0 तक। बात समझ आ रही है? तो जितना ज्यादा आप ऑल्टीट्यूड ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इसको ज्योग्राफी के टर्म में बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलेंगे इसको? लैप्स रेट कहा जाता है। और इसका मतलब जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे वैसे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मान के चलो कि आप यहां खड़ो, यहां हिमालय आ गया। अब हिमालय का एवरेज जो हाइट मानी जाती है वो 8848 मानी जा रही है। इसका मतलब 8848 मीटर, करीबन 8.5-9 किलोमीटर ऊपर जाने की बात हो रही है अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाने की बात कर रहे हो। तो माउंट एवरेस्ट के नीचे टेम्परेचर अलग होगा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि जैसे आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एंड दिस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेफर्ड एंड डिसाइड समटाइम द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट को डिसाइड करने का यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। ये बात समझ आ गई आपको? अब अगर आप ये बेसिक फिनोमिना को समझ चुके हो, अब हम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों में एंट्री लेंगे। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन है पहले समझ जाना। देखो, अब हम दो तरीके से बात करेंगे। एक कंडीशन है हमारी विंटर कंडीशन, एक कंडीशन है हमारी विंटर कंडीशन, एक कंडीशन होगी हमारी समर कंडीशन। और विंटर कंडीशन का मतलब हम बात कर रहे हैं किस महीने में? वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जनवरी। किसकी बात कर रहे हैं हम? जनवरी की। अब बेटा एक बात समझना, इस वाले नक्शे पे आओ, इस वाले नक्शे पे आओ। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी इस वाले मैप में कि सूरज की रोशनी कुछ महीने, जैसे मैंने क्या कहा था, मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने जो होते हैं जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है और हमसे कैंसर गुजरता है, इसलिए हमारे यहां गर्मी महसूस होती है हमको। फिर कैंसर के बाद यहां बीच में आता है 0 पे इक्वेटर और 23.5 साउथ में आपको मिलता है कैप्रिकॉन। और मैंने क्या कहा, नवंबर से लेके दिसंबर और दिसंबर से लेके जनवरी के महीने में जो होता है सूरज की रोशनी कहां होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। यहां सूरज होता है इन महीनों में, यहां सूरज होता है इन महीनों में। अब जरा मुझे बताओ, हम अगर जनवरी की बात कर रहे हैं, अगर हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सूरज की रोशनी कहां जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। और कैप्रिकॉन कहां है? अगर ग्लोबल स्केल पे कोई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया में यहां इक्वेटर पड़ेगा और कहीं बहुत हद तक नीचे जाकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पड़ेगा। अब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां है बच्चों, तो सूरज की रोशनी यहां पड़ रही है, इंडिया से दूर है कि नहीं है? दूर, बहुत दूर है इंडिया से। अब अगर इंडिया से दूर है तो इसका मतलब क्या है? यहां पे गर्मी पड़ रही होगी तो इंडिया में क्या पड़ रही होगी? ठंड पड़ रही होगी। क्या वही बात नहीं हो रही कि हम जब अपने इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को पढ़ेंगे तो विंटर के महीने में इंडिया पे क्या सिचुएशन हो रही है वो समझने की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि इन दी मंथ ऑफ विंटर्स, जब ठंड का महीना होगा भारत के अंदर, जब इंडिया में ठंड का महीना होगा तो ठंड के महीने में क्या देखने को मिलेगा आपको? यहां देखो, जब ठंड का महीना होगा तो ठंड के महीने में इन दी मंथ ऑफ विंटर, अब आपको पता है कि सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। अब हम पे ऊपर ठंड है और जब भी कोई लोकेशन ठंडी होगी तो इसका मतलब इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा होगा, इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा होगा बच्चा, यहां पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर। जनवरी के महीने में इंडिया के नदन पोर्शन पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर। क्या बनेगा आपका? हाई प्रेशर। मैंने क्या बताया था आपको? हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, हाँ या ना? अब अगर इंडिया में हाई प्रेशर बना है तो इसका मतलब इंडिया में हाई प्रेशर बनने की पहली वजह तो यही है क्योंकि इंडिया में सूरज की रोशनी नहीं है। जहां सूरज की रोशनी होगी वहां लो प्रेशर बनेगा। अब सूरज की रोशनी अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है, अगर सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है माय लॉर्ड्स, तो व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा होगा कि हाई प्रेशर से हवाएं कहां जाएंगी? लो प्रेशर की तरफ, हाँ या ना? हाई प्रेशर से लो तरफ। इसका मतलब आपको लगता है नहीं कि इंडिया की तरफ से जो हवाएं होंगी वो बहती हुई कुछ इस तरीके से कैप्रिकॉन की तरफ जाएंगी? जाएंगी ना? यही बात कहीं कहीं ये नक्शे में तो नहीं दिखाई जा रही आपको? ध्यान दो, ध्यान दो, जाना नहीं है, समझना है। क्या यही बात आपको विंटर कंडीशन में इस नक्शे पे दिखाई नहीं दे रही? इंडिया के यहां पे क्या बन गया है? हाई प्रेशर। इफ देयर इज अ हाई प्रेशर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, इट मींस इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के टाइम पे क्या होगा? वी हैव द लो प्रेशर एंड विंड्स विल बी मूविंग फ्रॉम इंडिया टू द इंडियन ओशन। जो हवाएं होंगी वो इंडिया से इंडियन ओशन की तरफ जाएंगी क्योंकि नीचे कहीं क्या बना पड़ा है? लो प्रेशर। क्या बना पड़ा है? लो प्रेशर। ये बात समझ आ गई?
इसका मतलब सूरज की रोशनी का वेरिएशन इंडिया में ये डिसाइड कर रहा है। अब चलते हैं समर के महीने में। इसका मतलब मई जून जुलाई कहां पड़ रही सूरज की रोशनी? सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ रही है। अब अगर सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, माय लॉर्ड्स एंड माय लेडीज, नॉट माय लेडीज, माय लेडी, ठीक है जी। अगर यहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है किस पे भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो अब देखते हैं क्या कंडीशन करने वाली है। अगर सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, मतलब कुछ इस रीजन में, तो इसका मतलब इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा होगा ये गर्म हो जाएगा। हाँ या ना हो? पहले तो बताओ होगा कि नहीं होगा। अब अगर यहां पे ये गर्म हो गया ये वाला हिस्सा, तो अब इमेजिन करो, इमेजिन करना है इसको, तभी समझ आएगा। ये इंडिया है, इंडिया का पूरी जमीन क्या हो गई है? गर्म हो गई है सूरज की रोशनी की वजह से। यहां की हवाएं जब गर्म होंगी तो हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी। जब यहां की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी माय लॉर्ड्स, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां की हवाएं ऊपर उठ गई तो क्या बन गया? लो प्रेशर। एंड एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम, विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर। नाउ इफ विंड इज मूविंग, अगर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही हैं, तो इस समय सूरज अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, इमेजिन करिए सूरज अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो इसका मतलब क्या है? इस समय सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां होगा? ठंडा होगा। जहां ठंडा वातावरण होगा वहां पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। और इट मींस इंडिया के अगर समर में यहां पे लो प्रेशर बना हुआ है, तो इसका मतलब नीचे कहीं इंडियन ओशन में क्या बना होगा बच्चा? हाई प्रेशर। और एज यू नो द टेंडेंसी ऑफ द विंड दैट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर, और हवाएं फिर यहां से यहां की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। हाँ या ना? ये हो रहा है। ये बात अगर आप बेटा समझ गए ना, इफ दिस थिंग इज क्लियर इन योर ब्रेन, इफ दिस थिंग इज क्लियर इन योर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। इसको हम कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। कि सीजन के हिसाब से इंडिया पे दो तरह की हवाएं चलती हैं इन दी विंटर्स। हवाएं जो होती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इंडियन ओशन की तरफ जाती हैं। इन दी मंथ ऑफ समर इंडियन ओशन से हवाएं इंडियन लैंड पे आती हैं। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि भारत में इन इंडिया बारिश कब होती है? भाई दिमाग अगर हम लगाते हैं तो बारिश तो गर्मियों के बाद ही होती है। इट मींस इन दी मंथ ऑफ मई जून जुलाई। और मई जून जुलाई में ही क्यों बारिश होती है? क्योंकि मई जून जुलाई में इंडियन ओशन से हवाएं चलना शुरू करती हैं जो इंडियन लैंड पे आती हैं। अब भाई जब हवाएं ओशन से लैंड पे आएंगी, मॉइस्चर लेके आएंगी, मॉइस्चर के साथ क्लाउड भी आएंगे। क्लाउड आएंगे, क्लाउड क्या करेंगे? रेनफॉल करेंगे। और जब रेनफॉल होगी यही तो मॉनसून कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? दिस विल बी कॉल्ड एज मॉनसून। इसे क्या बोलेंगे हम? मॉनसून। तो इंडिया में मॉनसून कब आएगा? इंडिया में मॉनसून आएगा समर के बाद। और समर के बाद ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा फीचर क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। सीजन में विंड्स रिवर्स हो जाया करेंगी। गॉट इट? अगर ये बात समझ आ गई है आपको, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। एक बार पढ़ के देखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए सीजनल वेरिएशन के हमने देख रखा है, लैटिट्यूड वगैरह हमने समझ लिया है। तो इसका मतलब ये अगर बेसिक बात आपको समझ आ चुकी है, तो ये हमने देखा कि विंटर कंडीशन में क्या सिचुएशन हो रही थी। तो वो बातें लिखी हुई हैं कि इन दिस विंटर कंडीशन हाई प्रेशर गिव्स द राइज टू द फ्लो ऑफ द एयर एट द लो लेवल फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो वो सब बातें आपको पता है, तो ये सब अलग चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद एक और कंडीशन समझते हैं। तो विंटर भी हो गया और समर भी आपकी कंडीशन समझ आ गई। आगे समर आएगा आपका, ठीक है, ये समर कंडीशन आ जाएगी। तो दोनों बात समझ गए आप। अब एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग फीचर को हम पढ़ लेते हैं। विंटर में ही जैसे मैंने क्या कहा कि बारिश कब होगी, तो आपने कहा कि बारिश जो होगी वो होगी हमेशा समर के बाद। लेकिन कभी कभी कुछ बारिश आप जनवरी और फरवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में भी ऑब्जर्व करते हो। लेकिन ये बारिश अधिकतर होती है कहां? इस लेवल पे बारिश होती है। अब सवाल यह है ये बारिश होती क्या है? अब ध्यान समझना, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आपको वेट करना है वेट करिए, पानी पीजिए, वीडियो पॉज करिए, क्लास पॉज करिए, उसके बाद फिर 5 मिनट देखिए। बट कॉम्प्लेक्सिटी को लेके यहां पे बात समझना बहुत जरूरी है। इस वाले कंडीशन को कि विंटर्स में रेनफॉल क्यों होती है उसको समझने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसको समझे। देखो जीरो, 30, 60,
90, 30, 60, 90। यहां पे 30 से 0 की तरफ एक हवाएं चलती हैं, उनको हम कहते हैं ईस्टर्ली विंड्स, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, क्योंकि हमारा अर्थ जो है उसके रोटेशन वेरी कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद 30 से 60 के बीच में एक हवाएं चलती हैं, उनका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट होता है, इसलिए उनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। बस आपको यह समझना है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक बात समझी, अब उस बात को मैं यहां बहुत स्मॉल तरीके से समझाऊंगा आपको। ये 0 है, ये 30 है, ये 30 है, इसके बीच में जो ये बीच वाली लाइन है ये कैंसर वाली है, इसके बीच में ये लाइन है ये कैप्रिकॉर्न वाली लाइन है। अगर ये बात आपको यहां तक समझ आ गई बच्चों, माय लॉर्ड्स, तो यहां पे ध्यान देना एक बात और, कि अभी आपको मैंने चिल्ला के एक बात समझाई। वो बात क्या थी कि कुछ महीने सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगी, फॉर सम टाइम देयर सनलाइट विल बी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो सन है वो शफल करता रहता है कुछ इस तरीके से। आई मीन अर्थ बेसिकली रोटेट करती है, तो सन कभी कैंसर पे होता है, फिर उसके 6 महीने बाद कैप्रिकॉर्न पहुंच जाता है, फिर 6 महीने बाद फिर कैंसर पे, फिर कैप्रिकॉर्न, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये फॉलो ऐसे रास्ता बनाता रहता है सन अपना। अब जहां सन होगा वहां पे हमेशा ज्यादा टेम्परेचर होगा, ध्यान समझना, बहुत इजी। जहां पे सन होगा वहां पे क्या होगा, हमेशा अधिक टेम्परेचर होगा। तो मान के चलो अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसका मतलब, ध्यान समझना, इसका मतलब यहां पे इस समय अधिक गर्मी पड़ रही होगी, और जो इधर की हवाएं हैं, जो इधर की हवाएं हैं वो मजबूरी में इधर से इधर की तरफ आना शुरू करेंगी, क्योंकि हमें पता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर विंटर कंडीशन में, ये देखो समर कंडीशन होती है कि जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, हमने देखा अभी। विंटर कंडीशन में क्या करते हो, सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां होती है, हाँ या ना। अब अगर सनलाइट इस वाले लाइन पे है बेटा इन द मंथ ऑफ विंटर्स, तो मतलब यहां पे क्या बन रहा होगा, लो प्रेशर। यहां पे लो प्रेशर बनेगा, जहां सनलाइट वहां लो प्रेशर। अब अगर इसका मतलब यहां लो प्रेशर है, तो आपको यह नहीं लगता कि जो ये 30 डिग्री वाली हवाएं हैं, यहां पे लो प्रेशर है, तो 30 डिग्री से ये हवाएं इधर की तरफ मूव करना शुरू करेंगी, हाँ या ना। आप ध्यान दो क्या हो रहा था, पहले आप क्या देख रहे थे, ध्यान समझना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बेटा। पहले आप क्या देख रहे थे कि विंड्स जो है वो 30, 0 और 30 के बीच में फ्लो कर रही थी इस डायरेक्शन से। लेकिन जब सूरज की रोशनी ही यहां पे आ गई विंटर्स के महीने में, तो इधर नीचे से जाने वाली हवाओं को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि उनके पास ही अब क्या आ गया है, सूरज था, तो उन्हें ज्यादा नहीं चलना पड़ा। बट जो नॉर्थ में इस 30 से थी, इन हवाओं को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस ज्यादा बन गया। जब ये ज्यादा ट्रेवल करेंगी, तो इसका मतलब जब अगर यहां वाली हवाएं इधर की तरफ आएंगी, तो इसका मतलब पोटेंशियली जो ये वाली हवाएं हैं, ये वाली हवाएं भी थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी। अब यहां तक समझ नहीं आई बात, एक फिर से कह रहा हूं मैं, इसे समझो, इसे कहते हैं शिफ्ट ऑफ वर्ल्ड विंड पैटर्न। इसे कहते हैं दुनिया की जो हवाएं हैं वो शिफ्ट कर जाती हैं। जब आप समर में पढ़ते हो, जब आप समर में बात करते हो, सूरज की रोशनी कहां पड़ रही है बेटा, कैंसर पे पड़ रही है। और कैंसर पे पड़ने का मतलब कैंसर पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर। क्या बन रहा है कैंसर पे, लो प्रेशर। इसका मतलब ये 30 है, ये 0 है, ये 30 है, तो इन विंड्स को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा हो कि नहीं, क्योंकि सूरज तो यहीं आ गया ना, यहीं पे इस वाली जगह पे। तो इसका मतलब यहां वाली हवाओं कम ट्रेवल करना पड़ा, ये 30 पे आस पास ही रह गई। अब अगर ये समर से विंटर कंडीशन आ गई, अगर ये विंटर कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब सूरज की रोशनी कहां पे है, कैप्रिकॉर्न पे है। और कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या है, कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या है कि इस समय सूरज की रोशनी ये है 30, ये है 0, ये है 30, मतलब अब सूरज की रोशनी कुछ यहां पड़ रही होगी। अब अगर सनलाइट यहां पे है, तो आपको लगता नहीं कि इन हवाओं को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। जितनी हवाएं ये ट्रेवल कर रही थी नीचे से ऊपर की तरफ, उतनी हवाएं अब ऊपर के नीचे चालू करनी पड़ेंगी। जब ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगी, तो बच्चों ध्यान समझना, ध्यान समझना, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली विंड्स भी चलती हैं, हाँ या ना, यहां वेस्टर्ली भी चलती है ना। तो बच्चों अगर ये वाली हवाओं ज्यादा ट्रेवल करना शुरू करेंगे इस तरफ, इसका मतलब जो हवाएं चलती थी पहले इस डायरेक्शन पे, तो ये वाली हवाएं भी क्या करेंगी, ये देखो, ये वाली हवाएं भी थोड़ी सी नीचे शिफ्ट कर जाएंगी। कहां शिफ्ट कर जाएंगी, थोड़ी सी नीचे। फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान समझना, ये हवाएं थोड़ी सी नीचे शिफ्ट कर जाएंगी। तो जो पहले 30 और 60 समझो, 30 और 60 के बीच में इस तरीके से हवाएं चल रही थी,
और 30 के नीचे हवाएं इस तरीके से चल रही थी, जीरो के बीच में। ठीक, अब जैसे ही सनलाइट नीचे कैप्रिकॉर्न पे गई तो जो 30 वाली हवाएं हैं ये और नीचे हो जाएंगी और 60 वाली हवाएं भी थोड़ी नीचे हो जाएंगी। जब थोड़ी और नीचे होंगी, ये थोड़ी और नीचे होंगी, थोड़ा और नीचे आएंगी ये, मतलब और कैंसर की तरफ आएंगी ये, तब ये इंडिया के ऊपर से बहना शुरू करेंगी, तब ये इंडिया के ऊपर से बहना शुरू करेंगी। ये मैं बात समझा रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन पे ये हवाएं इंडिया के ऊपर नहीं बहती, नॉर्मल कंडीशन पे ये हवाएं इंडिया के ऊपर नहीं बहती, क्योंकि इंडिया 8 से शुरू होता है और ऊपर 37 तक जाता है। तो इंडिया 8 से 37 के बीच में लाई करता है। तो नॉर्मल कंडीशंस पे इंडिया में समर कंडीशन पे वेस्टर्ली नहीं फ्लो करती, क्योंकि उस समय नीचे की हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं। बट विंटर कंडीशंस के अंदर जब पूरी दुनिया की हवा ही शिफ्ट कर जाती है नीचे की तरफ थोड़ी सी, तो उस कंडीशन में इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है बच्चा, ये नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ये इन्फ्लुएंस में आ जाता है किसके, उन वेस्टर्ली विंड्स के जो 30 से 60 के बीच में ट्रेवल करा करती थी। जब विंड पैटर्न थोड़ा नीचे आएगा तो जो इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा है, खासकर यूपी, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार, थोड़ा सा पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, हिमाचल प्रदेश, ये सब अब वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो यहां से एक वेस्टर्ली विंड ट्रेवल करना शुरू करती है कुछ इस डायरेक्शन में। अब लेकिन फिर से वही बीच में आ गए पहाड़ बड़े बड़े। जब बीच में बड़े बड़े पहाड़ आ गए तो ये क्या करेंगे, इन वेस्टर्लीज को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। एक ब्रांच चली जाएगी पहाड़ों के ऊपर से और एक पहाड़ों के नीचे से गुजरेगी। बात समझ आ रही, एक पहाड़ों के नीचे से गुजरेगी, एक पहाड़ों के ऊपर से, क्योंकि हिमालय 8000 मीटर के हैं, इनको क्रॉस करने की हिम्मत इतनी नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं अधिकतर 4000, 3000, 2000 मीटर पर चलती हैं। 8000 जाने में टाइम लगेगा, तो हवाएं दो हिस्सों में टूट जाती हैं। जब दो पैटर्न में वो टूट जाती हैं, लेफ्ट और राइट निकल जाती हैं। लेफ्ट और राइट निकलने की वजह से क्या होता है, लेफ्ट और राइट निकलने की वजह से क्या होता है कि एक जो ब्रांच नीचे की तरफ आ जाता है ना, नीचे की तरफ, ये पाकिस्तान से यहां एंट्री लेता है, ये इंडिया में रेनफॉल करना शुरू करता है ठंड के महीने में। ये इंडिया में रेनफॉल करना शुरू करता है ठंड के महीने में। इसका मतलब ये हवाएं कुछ इस तरीके से, देखो हवाएं पहले कुछ इस तरीके से जा रही थी, तब इंडिया में ये इतना इन्फ्लुएंस नहीं डाल रही थी क्योंकि ये समर का सीजन था। लेकिन जैसे विंटर का सीजन आया बच्चों, तो ये हवाएं थोड़ी नीचे शिफ्ट कर गई। अब ये कुछ इस तरीके से बहना शुरू कर देती हैं। जब ये इस तरीके से बहना शुरू करती हैं तो आप देखोगे कि अब ये इंडिया के पास से गुजर रही हैं। तो जब ये इंडिया के पास से गुजरना शुरू करती हैं तो क्या करती हैं, इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसमें ये बारिश करना शुरू कर देती हैं। इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। दिस इज नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिनोमिना। दिस इज नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिनोमिना एंड दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट रेनफॉल इन दी नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में बारिश करना शुरू करता है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप क्लाइमेट की इतनी समझ चुके हो, इंडिया के सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस, ये सारे इंडियन क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। अब यहां तक अगर बात समझ आ चुकी है तो आप ये समझना, यहां पे एक बात समझना, अब मैं सीधी बात कर रहा हूं समर सीजन की। किसकी बात कर रहा हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं समर सीजन की। और समर सीजन में जब समर के बाद मानसून आता है बच्चा, तो आप क्या देख रहे हो, मानसून में हवाएं यहां से यहां की तरफ आती हैं। तो जब हवाएं यहां से यहां की तरफ आती हैं इस तरीके से, देखो हवाएं कुछ इस तरीके से इंडिया में एंट्री लेना शुरू करती हैं। और ये जो हवाएं इंडिया में एंट्री लेती हैं, दिस इज कॉल्ड एज मॉनसून। क्या कहेंगे इसको, मॉनसून। ये मॉनसून है। और कब आता है ये, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ये बेटा मॉनसून इंडिया में रहेगा। सितंबर से वापस लौटना शुरू करता है क्योंकि सितंबर में सीजनल रिवर्सल। तो इस समय यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, इसलिए हवाएं हाई से लो की तरफ आती हैं। यहां वाली जो होती है इसे कहते हैं अरेबियन ब्रांच। मॉनसून का अरेबियन ब्रांच होता है ये वाला होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है। और जो ये अरेबियन ब्रांच है, ये अरेबियन ब्रांच बेसिकली क्या करता है, अरेबियन ब्रांच इंडिया में एंट्री लेगा तो सबसे पहले ये केरला को हिट करेगा। केरला को हिट करने के बाद धीरे धीरे हवाएं इधर जाती हैं। महाराष्ट्र से पहुंचने के बाद ये थोड़ा सा नर्मदा और तापी के जो पहाड़ों के बीच का रास्ता है वहां से इंडिया में घुसती हैं, फिर छोटा नागपुर प्लेटू तक जाती हैं,
फिर एक ब्रांच आता है जो गुजरात से एंट्री लेकर राजस्थान तक पहुंचता है। ये पूरा प्रोसेस होने में बेटा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का टाइम लगता है। सितंबर के महीने तक सूरज की रोशनी जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उतरते है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आना शुरू कर देती है। जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आती है तो हाई और लो प्रेशर क्या हो जाते हैं, शफल कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, शफल, रिवर्स हो जाते हैं। तो नक्शा कुछ ऐसा बन जाता है, अभी हवाएं आ रही थी, अब हवाओं को जाना पड़ेगा, और जब हवाएं जाती हैं तो वो कुछ इस तरीके से भी यहां से वापस जाना शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसे, ये इस तरीके से, तो जो ये वाला है दैट इज कॉल्ड एडवांसिंग ऑफ द मॉनसून, इसको कहते हैं मॉनसून का आना, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून, इसका कहते हैं मॉनसून का उतरना या मॉनसून का जाना। जब ये मॉनसून आएगा इट विल इंपैक्ट द वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स को इंपैक्ट करेगा और इस वाले क्षेत्र में बहुत बारिश करेगा। रिट्रीटिंग मॉनसून विल इंपैक्ट द ईस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में बहुत बारिश करेगा। यहां जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है ये म्यांमार तक एंट्री लेता है। म्यांमार में कुछ अरियोकोमा नाम के माउंटेन्स हैं, उनसे टकरा के शफल करके इधर पंजाब तक पहुंच जाता है, और बाद में ये वाला जो ब्रांच होता है इसके साथ ये गंगा के घाटी में बारिश करना शुरू कर देता है। और विंटर, देखो ये समर कंडीशन है, ये विंटर कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी होता है, जिसके बाद सारा फिर खेल एक जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये पूरा इंडियन क्लाइमेट है। अब आप पहली स्लाइड पे जाओ और पहली स्लाइड पे एक बात समझ जाना जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि दैट इंडियन क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि 30 से लेके 30 तक के बीच के जोन को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और इंडिया ट्रॉपिकल लेवल पे है इसलिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और ये जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है इसे मॉनसून ट्रफ कहेंगे। और ये मॉनसून ट्रफ क्या करता है, मॉनसून ट्रफ मेक द सिचुएशन ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। यहां पे आपको क्लाइमेट समझ आ गया है। क्लाइमेट ही आपके वेजिटेशन को डिसाइड करेगा। जहां ज्यादा बारिश होगी वहां वेट फॉरेस्ट बनेंगे, जहां कम बारिश होगी वहां डेसिडियस फॉरेस्ट बनेंगे, जहां बिल्कुल बारिश नहीं होगी वहां पे थॉर्नी फॉरेस्ट बनेंगे। इस तरीके से आप वेजिटेशन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन और क्लाइमेट कंडीशन अगर क्लियर हो जाती है तो ये आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर बन जाता है। कोई डाउट होगा तो डू लेट मी नो। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।